अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक ऐसे मौजू के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस दिखाई दे रहा है। आप सब फॉलो कर रहे होंगे रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को। इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी आई, डेवलपमेंट्स एज इन कि कितने जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं दोनों ममालिक के कितनों की जान गई। क्लस्टर बॉम्ब्स के हवाले से आपने सुना कि क्लस्टर बॉम्ब्स कितने ख़तरनाक होते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो क्लस्टर बॉम्ब्स बेसिकली एक ऐसा बॉम्ब है जो कि व्हीकल्स को उड़ा सकता है, जो कि इंसानों की जान जो है उससे जा सकती है। और अक्सर जंगों में इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि जहाँ पर ख़दशा होता था लैंड माइंस का, तो वहाँ पर इन क्लस्टर बॉम्ब्स को मारा जाता था। और अफ़गानिस्तान के ऊपर भी जब 10 साल मुसल्लत रहा रूस, तो उस वक्त भी उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। तो अब हम आएंगे इस कन्फ्लिक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स लेकर आई हूँ और ये सारे जो फैक्ट्स और डेवलपमेंट्स हैं ये मैंने अपनी एक जो पोलिश फ्रेंड है उनसे मेरी इस मौजू के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर अपडेट किया। एक एक करके मैं सारी जो अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हैं आपको बताती चलूँगी। इस वक्त जिस तरह आप जानते हैं कि रूस के इस स्टांस के ऊपर अमेरिका ने जो है एक्शन दिखाया और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन वो एक दूसरा और बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौजू है कि अमेरिका ने भी तमाम तर यही काम किए हैं और इसी तरीके से अपने आप को एक हेजमन करार दिया है। दूसरे के ऊपर तो सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन क्या आपने ऊपर भी सैंक्शंस लगाए कभी, या आपने ऊपर सैंक्शंस लगाने का सोचा? हमने देखा कि बाइडेन ने किस तरीके से जो है रूस के ऊपर उनके एसेट्स को फ्रीज़ करना, यहाँ तक कि जो रशियंस हैं उनके ट्रैवल के ऊपर बैन करना। जितने भी रूस के लोग हैं, मैं इस वक्त गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं रूस के लोगों की बात कर रही हूँ, वो कोई भी जो है वॉर नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं वो, और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनके लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों या किसी भी जेंडर से उनका ताल्लुक़ हो, उनके ऊपर जो है उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर जो है उनके साथ एक बुरा सलूक किया जा रहा है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली नहीं चाहती कि लोग उनकी जो उनका एक तरीक़ाकार है या फिर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उससे लोग इख्तलाफ करें। और लोगों को वैसे भी ओवरऑल हर तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं एक के बाद एक डेवलपमेंट की। जिस तरह आपने ये भी सुना होगा कि EU में एप्लीकेशन के लिए यूक्रेन तैयारी पकड़ रहा है और उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि अगर हम 27 जून 2014 की बात करते हैं तो इकोनॉमिक पार्ट में पहले से यूक्रेन जो है हिस्सा रहा EU का, लेकिन ये इकोनॉमिक पार्ट का हिस्सा रहा। साथ ही साथ इसको रेटिफाइड भी किया गया। किसने रेटिफाई किया? ऑब्वियसली जो लेजिस्लेचर्स होते हैं या जो लॉ मेकर्स होते हैं वो रेटिफाई करते हैं इस तरह की जितनी भी ओवरऑल ट्रीटीज़ को कह लें या जितने भी मामलात होते हैं या अग्रीमेंट्स होते हैं, बायलैटरल टाइज होते हैं, तो उसी तरीके से इसको रेटिफाई किया गया यूक्रेन और EU की पार्लियामेंट की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पे फुल मेंबरशिप की बात हो रही है। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो 27 ममालिक जो हैं इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि EU के मेंबर्स हैं, और ये एक यूरोपियन यूनियन की एक स्ट्रेंथ कह लें आप, या फिर उनको कह लें कि वो यकजा हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर कोई एक यूरोपियन कंट्री किसी भी प्रॉब्लम का हिस्सा होता है तो वो तमाम तर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उसका साथ देती हैं। अब EU के सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काम नहीं, लेकिन EU बहुत सारे एरियाज़ में जो है डिवाइडेड है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो करूँगी, क्योंकि EU के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कॉमनली नहीं जानते हैं, लेकिन जो बातें EU ने मेंशन की हुई हैं, लेकिन उसी की जो है खिलाफ वर्जी की जाती है, दूसरे ममालिक के लोगों के साथ की जाती है। क्योंकि EU में जितने भी ममालिक हैं वो ना तो वो सारी चीज़ों को वायलेट कर सकते हैं कंडीशंस को, ना उनके साथ कोई कर सकता है। तो एक तरफ से तो वो अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो दूसरे ममालिक हैं जिनके साथ ही चीज़ों की वायलेशन हो रही है, वहाँ पर EU का कोई अमल दखल नहीं दिखाई देता। उसके ऊपर हम दूसरी वीडियो करेंगे। कमिंग बैक टू द क्राइसिस ऑफ यूक्रेन और रशिया, तो इसमें जिस तरह हमने बात की मेंबरशिप की, तो इसमें एक अहम चीज़ जो
ज़ेर बहस इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक बात इसलिए हो सकती है कि अगर हम बात करें रूस के हवाले से, क्योंकि रूस की पहले भी हिस्ट्री जंग के साथ एसोसिएटेड रही है, और अब हम देखते हैं कि अगर ये मेंबरशिप साइन हो जाती है, इंटरनल ख़बरें तो ये आ रही हैं कि साइन एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन ये एक्सेप्ट होने के बाद ये इंस्टेंट नहीं होता, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है EU की मेंबरशिप का। पूरे 27 ममालिक को एक्सेप्ट करना होता है, सबका कंसेंसस होता है EU की मेंबरशिप के लिए, और उसके बाद एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। लेकिन जिसके इनिशियल स्टेजेस होते हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद उसकी एक्सेप्टेंस, ये हो चुका है, और इसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस जो है ये अभी जारी होगा। लेकिन 27 ममालिक का कंसेंसस होना ज़रूरी है और लाजमी है, उसके बाद ये फ़ाइनल जो है इसका वर्डिक्ट अनाउंस होगा। तो ये डेवलपमेंट है EU के मेंबरशिप के हवाले से। और साथ ही साथ अब अगर हम बात करते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस यूक्रेन जो है EU का हिस्सा हो जाता है ऑफिशियली, फिर उसके बाद क्योंकि रूस जो है उसको इन्वेजन की तरफ आया, तो अब रूस क्या पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सरफिरे हैं और वो नहीं हटेंगे पीछे। तो एक बहुत ही ख़तरनाक सी कंडीशन हो सकती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से। अगर हम देखें, अगर कोई और मुल्क होता तो EU से पीछे हट जाता, लेकिन क्या रशिया पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, ये एक अहम सवाल है। अब तक पोलैंड से और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से यही कहा जा रहा है कि वो नहीं हटेंगे। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या सिनेरियो हो सकता है, जहाँ पर ज़ाहिर है EU सामने, और फिर उसके बाद फिर नेटो, और फिर उसके बाद रूस का पीछे ना हटना। क्या ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में ख़तरनाक हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली ख़तरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। मेरी बात जब मेरी यूरोपियन दोस्त से हो रही थी, तो वो कह रही थी कि पोलैंड में तो पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती। उसने कहा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग प्रिपेयर्ड, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट समथिंग वेरी गुड। वी आर ऑल्सो सैड अबाउट इट, बट वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम दवाइयाँ जमा कर रहे हैं, हम खाने की चीज़ें जमा कर रहे हैं, हम अशरफ खुर्दनोश में पानी वगैरह जो है जमा कर रहे हैं। तो ये मतलब एक प्रिपरेशन जो है वो वहाँ पे उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि मतलब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये एक कंडीशन है जो कि उसने मुझे अपडेट किया इस हवाले से। और दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें, कुछ रेसिज्म के हवाले से भी बातचीत हो रही थी। जो यूरोपियन जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी तनकीद का उनको निशाना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ये इराक़ या अफ़गानिस्तान के लोग नहीं हैं, ये यूरोपियन सिविलाइज्ड लोग हैं। तो वो जो सॉरी टू से का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उनके लिए हमें ये कहना चाहिए सॉरी टू से कि क्या ये कीड़े मकोड़े हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े भी एक अल्लाह का क्रिएचर है। हम उनको भी ऐसे ही वो हार्मलेस अगर हैं, हम उनको ऐसे उनको भी नहीं मार सकते। और मतलब फिर कैसे आप किसी इंसान के लिए कह सकते हैं कि ये बरतर है और ये इससे बालातर नहीं है, ये कमतर है, और ये सारी चीज़ें एक इंसान को जीने का हक़ है, दूसरे इंसान को जीने का हक़ नहीं है। तो ये एक अजीब सा स्टेटमेंट था जो कि यूरोपियन जर्नलिस्ट की तरफ से सुनने में आ रहा था, वेस्ट की तरफ से सुनने में आ रहा था। और यहाँ पे क्लियर बायस भी जो है हमने उनका क्लियर बायस ज़रूर देखा। ये अब तक की जो है अहम डेवलपमेंट है। इसमें एक और डेवलपमेंट मुझे सुनने को मिली, वो ये है कि जो रेसिज्म की बात जहाँ पर हो रही थी, तो वहाँ पे रेसिज्म में दो जो है गार्ड्स हैं, एक पोलिश गार्ड्स हैं और एक यूक्रेनियन गार्ड्स हैं। जब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लोग आ रहे होते हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो यूक्रेन की तरफ से जो गार्ड्स हैं वो पुश करते हैं ब्लैक स्किन को, या फिर बाकी के जो लोग हैं जो गोरे नहीं दिखते हैं, ज़्यादातर इसमें इंडियंस और पाकिस्तानी या अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी हैं। तो बस जिनकी स्किन उनको गोरी लगे तो वो उनको तो अलाउ कर देते हैं, लेकिन जिनकी स्किन गोरी नहीं होती तो वो उनको पुश कर देते हैं और वो कहते हैं आप लाइन के पिछले हिस्से में चले जाएं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनकी जान बचे या वो जाएँ। तो ये यूक्रेनियन गार्ड्स की तरफ से ये सिनेरियो है। जबकि पोलिश गार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही सपोर्टिव और हेल्पिंग है, और वो जो भी उनको सामने दिख रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, तो वो उसको बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त दे रहे होते हैं। ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो है मज़ीद इसमें ये डेवलपमेंट है कि जो पोलिश लोग हैं वो लोगों को अपने घर में रहने की जगह फ़राहम कर रहे हैं, वो उनको खाना पीना रहने के लिए जगह ये सब फ़राहम कर रहे हैं। साथ ही साथ पोलैंड में एक शहर है जहाँ पर लगभग एक शख्स ने मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर
कि कितना कितना ज़्यादा उसने एक सामान इकट्ठा कर लिया। ये मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन बात थी। 6 टन सामान उसने इकट्ठा किया एक शख्स ने पोलैंड में, और इसमें सारी अशर खुर्दनोश, सोने के लिए ब्लैंकेट्स और इस किस्म की चीज़ें थी। और पोलैंड के हर शहर में ऑलमोस्ट जो है, हर इलाके में, हर जगह में लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अहम डेवलपमेंट पोलैंड गवर्नमेंट की तरफ से ये आई है कि 24 घंटे के इसमें गवर्नमेंट के 4 हफ्ते के लिए फॉर 4 वीक्स उन्होंने जो है यूक्रेनियंस को फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ कर दिया है। ये डेवलपमेंट आई यूक्रेनियन गवर्नमेंट की रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। 4 हफ्तों के लिए जो यूक्रेनियंस हैं वो अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं और फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो लोग हैं, आम लोग, वो भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहे हैं यूक्रेनियन लोगों को। और एक और डेवलपमेंट पोलैंड गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर इस वक्त ये आई है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं यूक्रेनियंस को। ये तमाम तर जो है डेवलपमेंट हमने देखी पोलैंड की तरफ से है, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने बेतहाशा रिफ्यूजीज़ को रखा हुआ है अपने पास। हालांकि उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है अब, लेकिन उसके बावजूद वो वेलकम कर रहे हैं इनको और अपने पास रख रहे हैं। एक बहुत खुशाइन बात है। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट मेरे पास मौजूद है, उसके ऊपर ज़रूर दूसरी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं मेरे पास जो अब तक इतनी ज़्यादा क्लियरली सामने नहीं आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ का।